देवराज ने एक नौकर से कहलवाकर आद्रिका और जयश्री को भी कमरे में भिजवा दिया। एक कमरे तक पहुंचकर नौकरानी रुक जाती है और बोलती है, राजकुमारी साहब, ये आपका कमरा है। जयश्री आद्रिका को लेकर जैसे ही जाने लगती है, नौकरानी फिर से बोली, माफ़ करिएगा रानी साहब, लेकिन आपका दूसरा कमरा है, इस कमरे के साथ वाला। जयश्री एक नज़र उस कमरे को देखती है और फिर बोलती है, ठीक है, हम चले जाएंगे, आप जाइए। जयश्री फिर आद्रिका को लेकर उसके कमरे में गईं। कमरे के बीच में गोल आकार का बेड था। एक तरफ बालकनी थी तो दूसरी तरफ बाथरूम। बाथरूम के दाईं तरफ वार्डरोब थी। कमरे में आते ही पहले जयश्री ने दरवाज़ा लॉक किया और आद्रिका ने अपने सवालों की बरसात कर दी। जयश्री ने उससे कहा, आदि, मेरी भी बात सुन ले, कब तक सवाल करती रहेगी? आद्रिका ने झुंझलाकर कहा, तो क्या करूं माँ मैं? यहाँ सब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम कहीं के राजा हों, और ऊपर से इतना बड़ा महलनुमा पैलेस। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जब से इस उदयपुर की धरती पर पांव धरे हैं, सब कुछ ही बदल गया है। जयश्री ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी पहली बात बिल्कुल सही है। तुम यहाँ की राजकुमारी और होने वाली रानी हो, और मैं यहाँ की रानी हूँ। और आदि, कुछ बदला नहीं है, बस अब तुम हकीकत से रूबरू होने वाली हो। आद्रिका ने कहा, कब बनी मैं राजकुमारी? मैं तो शिमला में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ, और कैसी हकीकत? जयश्री ने कहा, देख बेटा, अभी तो मैं तुझे सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी बस ये समझ ले, ये तेरा अपना घर है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बेटा, यहाँ किसी से कोई भी बात मत करना शिमला के बारे में। और हाँ, एक बात, जो वो शख्स है जिन्होंने तुझे सीने से लगाया था, उनसे दूर रहना, और साथ साथ उस औरत से भी जिसने जूलिया को गले लगाया। आद्रिका ने कहा, माँ, अभी तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। जैसे इसे हिलाकर जाने लगती है, तभी आद्रिका बोली, माँ, भूख लगी है। जयश्री ने कहा, खाना भिजवाती हूँ। फिर जयश्री कमरे से बाहर निकल जाती हैं। वो वहाँ से सीधा रसोई में जाती हैं। वहाँ के हेड धीरज उसे देख बोला, रानी साहब, आप यहाँ? हमें कह दिया होता, हम आ जाते। जयश्री ने कहा, कोई बात नहीं, आप बड़ी राजकुमारी साहब के कमरे में कुछ हल्का खाने को भेज दीजिए। कुछ ज़्यादा हैवी मत भेजिएगा, साथ में सिर दर्द की दवा भी दे दीजिएगा। धीरज से हिला देता है। जयश्री पीछे मुड़ती है तो सामने देवराज को पाती है। उसे देख वो नज़रें फेर लेती है। देवराज ने कहा, राजकुमारी ठीक है? जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि की फिक्र करने के लिए उनकी माँ है राजा साहब। जयश्री ने राजा साहब पर थोड़ा जोर देकर कहा था। देवराज ने शांतिपूर्वक कहा, भूलिए मत कि हम भी उनके पिता हैं। जयश्री कुछ बोलने ही जा रही थी कि लेकिन तभी उनकी नज़र किचन में खड़े नौकरों पर गई, जो उनकी बातें सुन रहे थे। जयश्री ने अपना गुस्सा शांत किया और फिर कहा, ज़्यादा सफ़र करने से आदि के सिर का दर्द होने लगा है, और जो वो यहाँ आकर सह रही है, उससे उसका सिर दर्द और बढ़ गया। जयश्री फिर किचन से बाहर निकल गई। देवराज ने किचन में खड़े हेड से कहा, जैसा रानी साहब ने कहा वैसा हो जाना चाहिए। तभी हेड बोला, सर, वो छोटी रानी साहब ने छोटी राजकुमारी साहब के कमरे में खाना भिजवाने को कहा है। देवराज ने कहा, पहले बड़ी राजकुमारी के पास जाना चाहिए, उन्हें दवा भी लेनी है। एक बात और, सभी नौकरों से कह देना कि छोटी राजकुमारी और छोटी रानी साहब से पहले बड़ी रानी साहब और बड़ी राजकुमारी साहब का कहना मानना है। वो सिर हिला देता है। देवराज फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या आंचल को सब बताकर चली जाती है। आंचल अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, तुम्हारी माँ ने पहले मेरी माँ का प्यार छीना, और अब तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और साथ ही साथ बाप का प्यार भी। आद्रिका, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि किसी से कुछ छीनने से उसे कैसा फील होता है। आद्रिका आंचल के सातिर दिमाग से बेखबर अपना फ़ोन लेकर अर्नब को फ़ोन लगाती है। अर्नब उसका फ़ोन पहली रिंग में ही उठा लेता है। यह देखकर आद्रिका हंसते हुए बोली, फ़ोन पर ही बैठे थे क्या? अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। कब पहुंची तुम? आद्रिका ने कहा, पहुंच तो बहुत ही पहले गई थी, लेकिन फ़ोन करने का टाइम अब मिला है। अर्नब ने सिर हिलाकर हाँ कहा। दोनों ही अब खामोश हो गए। आद्रिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जूलिया के बारे में बताए या नहीं। कुछ देर बाद आद्रिका के कमरे में नौकरानी
जैसे ही खाना लेकर आदिका ने अर्नब से कहा, अनु मैं कल बात करती हूँ, अभी खाना खाने लगी हूँ। अर्नब ने कहा ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। आद्रिका ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, लव यू टू। आद्रिका ने फ़ोन काटा और फिर खाना खाने लगी। वहीं जयश्री जैसे ही अपने कमरे में गई, कमरे को देख हैरान रह गई। ये वही कमरा था जिसमें वो देवराज के साथ सालों पहले रहती थी। पूरा कमरा वैसा का वैसा था। बेड के पीछे देवराज और जयश्री की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें दोनों ने ही राशि कपड़े पहने थे। उस तस्वीर के आसपास उन दोनों की और भी तस्वीरें थीं। जयश्री वहाँ स्थित हर चीज़ को छू छू कर देख रही थी और उसे महसूस कर रही थी। तभी पीछे उसे उसके कानों से देवराज की आवाज़ टकराई, कैसा लग रहा है सालों बाद अपने कमरे में आकर श्री। जयश्री ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो पहले अपने चेहरे के भाव सख्त कर लिए और फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजा साहब? आप जाइए ना अपनी महबूबा के पास और अपनी बेटी के पास। देवराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, उन्हीं के पास ही तो हैं। जयश्री ने अपना कदम पीछे लेते हुए कहा, हम काव्या और उस आपकी दूसरी बेटी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरी मोहब्बत उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब आपके कारनामे के बारे में पता लगा था और आदि सिर्फ हमारी बेटी है। कभी उसकी आइडेंटिटी नहीं देखी? वहाँ पर आद्रिका शर्मा लिखा होता है, ना कि आद्रिका सिंह राठौर। आपका मेरी बेटी पर ना तो कोई हक है और ना ही होगा। हम अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सब कुछ ख़त्म करने आए हैं। देवराज ने कहा, श्री ये आप सरासर गलत कर रही हैं। पहले तो आपने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया और अब आप चाहती हैं कि हम अपनी बेटी के पास होकर भी दूर हो जाएं। जयश्री ने गुस्से से कहा, आपको बेटी से और यहाँ होने वाली रानी से ही मतलब है ना राजा साहब? तो फिर जो आपकी दूसरी बेटी है उसे ही बना दीजिए, वैसे भी आपके दिल के करीब होगी। अब आपको अपनी महबूबा यानी कि काव्या के पास जाना चाहिए। वो आपका इंतज़ार कर रही होगी अपने कमरे में। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि उनका पति अपनी पूर्व पत्नी के साथ है। देवराज को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने जयश्री की बाँह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महादेव जानते हैं कि हमने कभी भी अपने दिल में काव्या को वो जगह नहीं दी जो आपको दी है। हम सिर्फ दुनिया वालों के सामने पति पत्नी हैं। असलियत तो यह है कि ना वो हमारी पत्नी है और ना ही हम उनके पति। श्री उस रात जो हुआ वो बस एक भूल थी, नशे में एक गलती थी जिसका भुगतान आज तक भुगत रहा हूँ, अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहकर। आज तक हमने काव्या को छुआ तक नहीं। उन्हें इतनी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं ताकि कहीं वो गुस्से में आकर हमारे खानदान का नाम मिट्टी में ना मिला दें। लेकिन सच में श्री, उस दिन के अलावा हमने उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दिया। हमने आज तक उसकी बेटी को नहीं अपनाया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन आज तक कभी भी उससे अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। श्री, आज तक मैं परायों के बीच में था, लेकिन आपके आने से अब मैं अपनों के बीच में हूँ। जयश्री को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो उसने चेहरा फेर कर कहा, हमें नींद आ रही है। देवराज बस मुस्कुरा दिया। उसने उसे छोड़ दिया। जयश्री पीछे हो गई। देवराज जाने लगा, लेकिन तभी रुक कर बोला, राजा साहब हम बार वालों के लिए हैं, आपके लिए हम देव हैं। जयश्री ने कुछ नहीं कहा। देवराज वहाँ से चला गया। जयश्री कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ सोचते सोचते जयश्री कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। वहीं देवराज स्टडी में बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ था। जयश्री और देवराज उदयपुर के राजा रानी थे। उस वक्त उनके साथ देवराज के माँ बाप महाराज तेज सिंह राठौर और महारानी सुमित्रा सिंह राठौर भी थे। जयश्री और देवराज का प्रेम विवाह हुआ था। जयश्री एक ब्राह्मण परिवार से थी। तेजस और सुमित्रा ने तो जयश्री को अपना लिया, लेकिन जयश्री के माँ बाप ने देवराज को अपनाने से इनकार कर दिया। जयश्री देवराज के साथ खुश थी। दोनों के बीच अटूट प्यार था। शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। देवराज इस कारण जयश्री से थोड़े उखड़े उखड़े रहने लगे। जयश्री ने कई जगहों पर जाकर माथा टेका, मन्नत मांगी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक बारी देवराज बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए। वहाँ वो काव्या से मिले। काव्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। वो एक होटल में मैनेजर थी। जिस होटल में देवराज रुका था, उसी होटल में काव्या मैनेजर थी।
पहले तो देवराज ने काव्या पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं काव्या देवराज का रुतबा देखकर उस पर मर मिटी थी। उसने सोच लिया था कि कैसे भी करके देवराज को उसे अपने जाल में फंसाना है। देवराज को दिल्ली में 2 हफ्ते ठहरना था। होटल की 5वीं सालगिरह पर वहाँ पार्टी थी, जिसमें देवराज को भी आमंत्रित किया। देवराज भी वहाँ पहुँच गया। काव्या उसे देखकर उसके पास चली गई। देवराज सोफे पर बैठा था। काव्या उससे चिपक कर बैठ गई, लेकिन देवराज असहज हो गया, जिस कारण वो साइड हो गया और बोला, मैम, अगर आपको यहाँ बैठना है तो बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। इतना बोल जैसे ही वो उठने लगा, काव्या ने झट से हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। काव्या के छूने से देवराज उसे घूरने लगा, तो काव्या ने उसका हाथ झट से छोड़ दिया। काव्या ने कहा, सॉरी राजा साहब, वो बस आपके साथ कुछ बात करनी थी। देवराज उसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर बोला, कहिए। काव्या ने कहा, मैंने सुना है कि आपने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है। मैं बस आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलें। यह सुनकर देवराज उसे टिप्स बताने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। यह देख काव्या खड़ी हुई और बोली, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। काव्या पानी का गिलास लेने चली गई। कुछ देर में वो पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते वक्त देवराज को इसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, लेकिन फिर उसने इग्नोर करके पी लिया। कुछ ही देर में उसका सिर चकराने लगा। यह देख काव्या उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सब पार्टी में मस्त थे और लाइट भी डिम थी, तो किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। काव्या ने अपने कमरे में ले जाकर देवराज को बेड पर लेटाया। फिर उसने दरवाज़ा लॉक किया। उसके बाद देवराज बेहोश हो गया और उसे पता नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब उसने अपनी बाहों में काव्या को देखा तो चौंक गया। वो पिछली रात की याद करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। देवराज उसे ऐसे ही छोड़ अपना बैग लेकर दिल्ली से उसी वक्त फ्लैट लेकर उदयपुर चला गया। उदयपुर आते ही उसे खबर मिली कि जयश्री बेहोश हो चुकी हैं। यह सुनते ही उसे लगा जैसे कि उसकी धड़कन रुक गई हो। वो सीधा जयश्री के कमरे में गया। कमरे में सुमित्रा थी, तेजस था और साथ में डॉक्टर थी, जो कि जयश्री को देख रही थी। देवराज झट से जयश्री के पास गया। उसने जाकर जयश्री का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, डॉक्टर, क्या हुआ है श्री को? ठीक तो है ना मेरी श्री? वही सब देवराज को अचानक देख हैरान रह गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, मिठाई बांटिए। उदयपुर को राजपुत्र या फिर राजकन्या मिलने वाली है या बाला है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस खबर का इंतजार सभी को इतनी देर से था, वो खबर उन्हें अब मिल चुकी थी। सुमित्रा ने अपने गले में पहना हार निकालकर डॉक्टर को पहना दिया। देवराज ने अजय से कहकर पूरे उदयपुर में मिठाई बांटने को कहा। महल में खुशियों का आगमन हो रहा था। अब कमरे में सिर्फ देवराज और जयश्री थे। देवराज बहुत ही प्यार से जयश्री को निहार रहे थे। कुछ ही देर में जयश्री को होश आने लगा। यह देख देवराज ने उसे अच्छे से बिठा दिया। जयश्री देवराज को देखकर बोली, आप यहाँ? आप तो दिल्ली गए थे और 2 हफ्तों बाद आने वाले थे। देवराज ने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। जयश्री ने सिर हिला दिया। तभी उसे उल्टी आने लगी, तो वो बाथरूम की ओर दौड़ी। यह देख देवराज भी गया। वो उसकी पीठ सहलाने लगे। जब जयश्री ने उल्टी कर दी, तो देवराज ने उसका मुंह अच्छे से धोया। फिर वो उसे बेड पर ले गए। जयश्री ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि हमें हुआ क्या है। चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। देव, आप डॉक्टर को बुलाइए ना। देवराज ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और कहा, आप माँ बनने वाली हैं श्री। यह सुनते ही जयश्री चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो देवराज के सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी जयश्री उससे अलग हुई और बोली, इसीलिए आप इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, वरना आप तो हमारे पास भी नहीं आ रहे थे। देवराज ने यह सुन सिर झुका लिया और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए श्री। सभी आपको दोषी ठहरा रहे थे कि आप में कमी है, और आप भी जानती हैं कि हम आपके खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें माफ़ कर दीजिए जो आपसे इतने दूर रहे। हम वादा करते हैं कि अब आपसे एक पल भी दूर नहीं रहेंगे। जयश्री मुस्कुरा दी और उसके सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे बाहों में भर लिया। वो दिल्ली के बारे में भूल गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देवराज का अपने बच्चों के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो एक बेटी चाहता था, तेजस्वी बेटी ही चाहता था। देवराज का भाई
स्वराज की पत्नी भी गर्व से थी। घर में दो दो खुशियां आने वाली थीं, जिसका इंतजार सभी को था। 8 महीने पूरे हो चुके थे। जैसी अब ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। वैसे तो देवराज हर वक्त उसके साथ होता था, लेकिन आज वो किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण बाहर गए थे। तभी एक नौकरानी ने आकर कहा, रानी साहब, कोई काव्या नाम की औरत आई है। वो कह रही है कि उन्हें राजा साहब से मिलना है। जयश्री ने कहा, उन्हें यहीं भेज दीजिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। कुछ देर में काव्या उसके सामने थी, लेकिन उसका पेट निकला हुआ था। साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। जयश्री ने उसे बैठने को कहा। जयश्री ने कहा, जी कहिए, आप कौन हैं? काव्या ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ देवराज से मिलने आई हूँ। देवराज का नाम सुन जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, तहजीब से बात करिए मोहतरमा। देव यहाँ के राजा हैं, ना कि कोई राह चलते मामूली आदमी। आपको उनका नाम लेने का कोई भी हक नहीं है। और जहाँ तक बात रही हम कौन हैं, तो हम यहाँ की छोटी रानी हैं, जयश्री, देव की पत्नी। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देवराज विवाहित हैं। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए रानी साहब, हम काव्या हैं। जयश्री ने कहा, कौन काव्या? हम तो कभी काव्या का जिक्र नहीं सुना देव से। काव्या ने कहा, सुनेंगी भी कैसे? ऐसी बातें कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता। जयश्री ने कहा, साफ साफ कहिए। काव्या ने कहा, मैं राजा साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने दिल्ली में मेरे साथ। आगे वो कुछ नहीं बोली। वहीं काव्या की बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, क्या कह रही हैं आप? हम कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं? काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें निकालकर उसके सामने कर दीं। उसमें वो देवराज के साथ बेहद करीब थी। सब तस्वीरों को देख जयश्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काव्या जयश्री के पास आई और बोली, रानी साहब, हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। मुझे तो मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया। रानी साहब, हम वादा करते हैं कि हम आपके पति के करीब नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को एक पहचान दे दीजिए, वरना आप तो जानती ही हैं कि नाजायज़ बच्चे को ये दुनिया किन नज़रों से देखती है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें तो ये दुनिया ताने मार मार कर मार डालेगी। जयश्री को देवराज पर उसकी हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने काव्या से कहा, आज से आप यहाँ की रानी हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोल जयश्री ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और बाहर निकल गईं। वहीं पीछे खड़ी काव्या कुटिलता से मुस्कुरा दी। नीचे जाते ही जयश्री का सामना देवराज से हो गया। देवराज उसे देख बोला, श्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मना किया है ना आपको नीचे आने से। काव्या का नाम सुनते ही देवराज हैरान रह गया। उसे दिल्ली वाली रात याद आ गई। तेजस ने जब देवराज से काव्या के बारे में पूछा, तो देवराज ने उसे सब बता दिया। सब कुछ सुनकर सुमित्रा और तेजस उससे खफा हो गए। देवराज सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ बेड पर काव्या आराम से बैठी फ्रूट खा रही थी। उसने जब काव्या की हालत देखी तो समझ गया कि जयश्री क्यों गई है। काव्या उसे देख बोली, आप तो मुझे वहाँ पर छोड़कर भाग आए। देवराज ने कहा, देखो, तुम्हें जितने भी पैसे। काव्या ने उसे टोकते हुए कहा, राजा साहब, हमें तो हमारे बच्चे को पहचान देनी है, ताकि उसे कोई नाजायज ना कहे। देवराज जाने लगा, लेकिन तभी रुका और बोला, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार कर दूंगा। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या सिर हिलाकर चली गई। देवराज सीधा अजय के पास गया और जयश्री के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ दिनों बाद उसे पता लगा कि जयश्री अपनी किसी सहेली सीमा के साथ शिमला चली गई है। यह खबर जैसे ही देवराज को पता चली, उसने अजय से कहलवाकर उनकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। जब उसे पता चला कि उसे बेटी हुई है, तो वो देखने जाना चाहता था, लेकिन वहाँ काव्या को भी उसी दिन बेटी हुई थी।
इसी दौरान सुमित्रा का देहांत हो गया। तेजस की भी तबीयत खराब रहने लगी। जब उसका भी देहांत हो गया तो काव्या को पता चला कि तेजस की बनाई वसीयत के मुताबिक उसका सब कुछ आद्रिका के नाम पर हो जाएगा। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब तक सब कुछ जयश्री का रहेगा। सब कुछ याद कर देवराज ने कहा, श्री, अब आप आ गई हैं। ना तो अब हम आपको जाने देंगे और ना ही अपनी बच्ची को। बहुत साल दूर रहे लेकिन अब और नहीं। अगर काव्या उसकी बेटी ने मेरी ज़िंदगी में दखल दिया तो मैं सारा लिहाज छोड़ दूंगा। अगला दिन सुबह 5 बजे आद्रिका का कमरे में आद्रिका सुकून से सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और देवराज अंदर आया। वो आद्रिका की तरफ बढ़ गया। आद्रिका के पास बैठकर उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। आद्रिका ने भी नींद में ही हाथ पकड़ लिया और अपनी दोनों हथेलियों के बीच कर लिया। यह देख देवराज बस मुस्कुरा दिया। उसने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाया और कहा, महादेव ही जानता है कि इस पल का हमने कितना इंतजार किया है। फिर उसने उसका माथा चूम लिया। भाई ये सब कमरे के बाहर खड़ी काव्या देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, आज तक मेरी आंचल के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जो कि इनके करीब रही, बल्कि उल्टा इस लड़की के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं भी काव्या गोयल हूँ, इतनी आसानी से अपनी बाजी पलटने नहीं दूंगी। रानी तो आंचल ही बनेगी। काव्या वहाँ से चली गई। देवराज ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ जयश्री आ गई। जयश्री ने उसका सिर सहलाया और कहा, माफ़ करना बेटा, तुमसे बहुत कुछ छुपाया है और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देगी। बस अब जल्द से जल्द यहाँ सब ख़त्म कर दूँ और फिर हम दोनों वापस शिमला चले जाएंगे। इतना बोल वो भी उसका माथा चूमकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद आद्रिका ने आंखें खोल लीं। वो उठकर बैठ गई और बोली, ये हो क्या रहा है? वो आदमी कौन है और माँ ने ऐसा भी मुझसे क्या छिपाया है? उस आदमी के स्पर्श से अभी तक मुझे गलत एहसास नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अपनापन मिला है, जैसे जैसे किसी अपने ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन है कौन वो? और माँ ने मुझे उनसे दूर रहने को क्यों कहा है? अगर माँ से पूछा तो वो नहीं बताएंगी। इनसे ही पूछ लूँ या फिर उस लेडी से जो जूलिया को गले से लगा रही थी। लेकिन एक मिनट, जूलिया यहाँ क्या कर रही है? मैंने कल अनु को भी नहीं बताया। अनु को बताती हूँ, शायद वही कुछ समझा दें। आद्रिका इतना बोल उठी और जैसे ही फ़ोन ढूंढने लगी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कमरा खुला ही था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने जूलिया खड़ी थी। जूलिया को देख आद्रिका ने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, क्या चाहिए? जूलिया उसके कमरे के अंदर आते हुए बोली, अर्नब। आद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुमने कहा और हाजिर हो गई। इंसान है वो। और एक बात बताएं कि वो मुझसे प्यार करते हैं ना कि तुमसे। जूलिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया। और इसके आगे वो कुछ भी बोलती। पीछे से अजय आ गया। उसने आद्रिका को देख सिर झुकाकर कहा, माफ़ करिएगा राजकुमारी साहब, आपकी बिना इजाज़त लिए आ गया। आद्रिका कुछ कह ना सकी। फिर अजय ने जूलिया से कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको राजा साहब, छोटी रानी साहब कमरे में बुला रहे हैं। जूलिया ने अजय को घूरते हुए कहा, मुझे आद्रिका से बात करनी है। अजय सिंह ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको कोई हक नहीं है बड़ी राजकुमारी साहब को नाम से बुलाने का। शायद आप जान भी रही हैं कि वो होने वाली रानी हैं और आप राजा साहब का आदेश टाल नहीं सकती। जूलिया ने गुस्से से कहा, तो मुझे बताओगे कि मुझे किसकी माननी चाहिए या नहीं? तभी उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि देवराज का मैसेज है, जिसमें लिखा था कि वो बिना कोई नखरा किए आए। जूलिया ने एक नज़र घूरकर आद्रिका को देखा और फिर अजय को देखकर वहाँ से चली गई। अजय भी वहाँ से चला गया। आद्रिका बेड पर बैठी और खुद से बोली, ये क्या था? वहीं दूसरी तरफ काव्या के कमरे में देवराज जूलिया का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में जूलिया आई और बेड पर बैठ गई। उसने पूरी तरह से देवराज को नज़रअंदाज किया। देवराज ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे कारण हमारी राजकुमारी को छोटी सी भी तकलीफ हुई तो महादेव की सौगंध यहीं कब्र बना दूंगा। मुझे तुम दोनों श्री और राजकुमारी के पास दिखने नहीं चाहिए और अपना यह सातिर दिमाग तो उससे दूर ही रखना। इतना बोल
वो जैसे ही जाने लगा, जूलिया ने कहा, क्यों मानूं मैं आपकी बात? लगते कौन है आप मेरे? अब ये तो मत ही कहिएगा कि बाप हो आप मेरे, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हो। आप ना सिर्फ उस आदिका के बाप हो। आज तक कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा है? कभी मेरी इच्छाएं पूरी की हैं? कभी? देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई हैं तुम्हारे प्रति आंचल, और ये बात मेरा भगवान जानता है। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी सोची हुई चीज़ें मिल जाती थीं। जब भी तुम किसी प्रतियोगिता को जीतती थीं तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होती थी। हाँ, मैंने आज तक तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन मैं तुम्हें भी अपनी बेटी होने के पूरे हक देता हूँ। वो अलग बात है कि आदिका से हमारा लगाव अलग है, क्योंकि वो हमसे दूर रही है। उनके सिर पर कभी भी उनके बाप का हाथ नहीं रहा। उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। लेकिन वहीं आप हमारे करीब थीं। आपके सिर पर हर पल हमारा हाथ था, और आपकी ख्वाहिशें हर वक्त हमने पूरी की हैं। हर वक्त आपको लोगों की गिद्ध जैसी नज़रों से बचाया है। जिसने भी आज तक आपको गलत नज़रों से देखा है, उसकी आंखें निकाल चुके हैं हम। हमने आज तक अपना प्यार आपसे नहीं जताया। इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है काव्या। काव्या के कारण मैं अपनी पत्नी से दूर हुआ। जानता हूँ यह कोई वाजिब कारण नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलती हो। आज तक क्या तुम उदयपुर में किसी से भी इज्जत से पेश आई हो? यह सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया। नहीं, हर वक्त हर इंसान से आप बदतमीजी से पेश आई हैं। तो अब यह मत कहिएगा कि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जबकि आपने अपनी बेटी होने की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। हमने कभी भी आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत नहीं देखी, हर वक्त गुस्सा देखा है। तो आप हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों करती हैं? लेकिन फिर भी हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। अब हम यही कहेंगे कि आप आद्रिका से दूर रहिएगा, वरना सारा लिहाज भूल जाएंगे। जूलिया कुछ नहीं बोली, बस शांत रही। लेकिन तभी काव्या बोली, अगर इतना ही प्यार है आपको मेरी आंचू से, तो रानी आप उस आदिका को क्यों बना रहे हैं, जबकि दोनों एक ही उम्र की हैं? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, चाहे दोनों एक ही दिन पैदा हुई हों, लेकिन फिर भी आद्रिका आंचल से 2 घंटे बड़ी है। और वैसे भी ये इच्छा हमारे पिताजी की थी, और हम उनकी इच्छा अनुसार ही सब करेंगे। इतना बोल देवराज चला गया। कुछ ही देर में जूलिया भी चली गई। काव्या बेड पर बैठकर बोली, रानी तो मेरी आंचल ही बनेगी। आद्रिका जूलिया और अजय के जाने के बाद अपना फ़ोन लेकर अर्नब को फ़ोन लगाती है, लेकिन अर्नब फ़ोन नहीं उठाता है। उसे लगा कि वो उठा नहीं होगा, तो उसने दोबारा नहीं किया। आद्रिका फिर नहाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जूलिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में देवराज की बातें ही घूम रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उस आद्रिका को उनके दिल में जगह नहीं लेने दूंगी। वो सिर्फ मेरे पिता हैं। इतना बोल वो उठी और नीचे चली गई। नीचे आकर वो सीधा किचन में गई। जूलिया को किचन में देख नौकरों ने सिर झुका लिया। धीरज ने कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? अगर कोई काम है तो मुझे बुला लिया होता। जूलिया ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे यह पूछना था कि राजा साहब को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? धीरज ने कहा, जी, सूजी का हलवा। जूलिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे उसका सारा सामान यहाँ काउंटर पर चाहिए। 15 मिनट में, और उसके बाद सब बाहर जाएं। धीरज ने कहा, लेकिन राजकुमारी जी। तभी उसकी नज़रें जूलिया की नज़रों से टकराईं, जो कि उसे घूर रही थीं। तो उसने नज़रें झुकाकर बाकी नौकरों को सामान काउंटर पर रखने का इशारा किया। जूलिया ने फिर फ़ोन लिया और यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी हलवे को बनाने की। जब सारा सामान काउंटर पर आ गया तो वो हलवा बनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ आद्रिका बालकनी में बैठी नीचे गार्डन देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्नब है। यह देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। अर्नब, सॉरी आरू, मैं पहले फ़ोन नहीं उठा पाया। फ़ोन साइलेंट पर था। आद्रिका, कोई बात नहीं, कैसे हो तुम? और सिया कैसी है? अर्नब, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सिया तो बहुत रोई। आद्रिका घबराकर, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्नब मुस्कुराते हुए, उसे उसकी एंजल के जाने का दुख था कि उसे बिना मिले चली गई। बात करोगी उससे? आद्रिका, हाँ, करवाओ। अर्नब फिर फ़ोन अपने सामने दूध पीती सिया को फ़ोन पकड़ाते हुए बोला, आपकी एंजल।
यह सुनते ही सिया दूध को छोड़ फ़ोन को पकड़ लेती है और कान से लगा लेती है। सिया, हेलो एंजल, आप बिना मुझे बताए और मिले चली गई। वेरी बैड। आपको पता है मैं आपसे कितनी नाराज़ हूँ। आप बहुत बुरे हो। ऐसे कोई जाता है? अब आप बताओ मैं किसके साथ खेलूँगी? आद्रिका हंसते हुए। सॉरी मेरा बच्चा, आप फ़िक्र ना करो। मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँगी। फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा खेलेंगे। सॉरी, माफ़ कर दो अपनी एंजल को। सिया, ठीक है, किया माफ़। फिर थोड़ी देर बात करके सिया अर्नब को फ़ोन पकड़ा देती है। अर्नब फ़ोन लेकर खिड़की के पास चला जाता है और फिर वार्ता शुरू करता है। अर्नब, कैसी हो? आद्रिका, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अर्नब झट से, तो वापिस आ जाओ। आद्रिका हंसते हुए, वापिस आ जाओ? वाह, अगर इतना ही आसान होता तो मैं आती ही ना। पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। जब से आई सब कुछ अजीब सा ही है। इतना बोल आद्रिका उसे सब बताती है। जूलिया के बारे में भी। जूलिया के बारे में सुनकर अर्नब का गुस्सा आ जाता है। अर्नब, आरू, जूलिया से तुम दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहाँ पर देवराज अभी अभी आया था। देवराज को देख आदिका जल्दी से बोलती है अर्नब को, अनु, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अर्नब ने कहा, ओके, टेक केयर, लव यू। आद्रिका बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है। आद्रिका देवराज से हड़बड़ाकर बोली, आप यहाँ? तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्नब का है। उसने काट दिया और अपनी नज़र देवराज पर अटका दी। लेकिन फिर फ़ोन बजा। अर्नब का ही था। उसने काट दिया। फिर बजा। अब आद्रिका को खींच चढ़ रही थी। उसने फिर से काट दिया। यह सब देवराज ध्यान से देख रहा था। एक बार फिर से बजा तो देवराज ने कहा, उठा लीजिए, कोई बेसब्र है आपसे बात करने को। आद्रिका ने देवराज को झूठी मुस्कान दी और बालकनी में जाकर कॉल उठा लिया। आद्रिका ने खींच कर कहा, क्या हुआ अनु? अर्नब ने मुंह बनाकर कहा, तुमने मेरी लव यू का जवाब नहीं दिया और ऊपर से फ़ोन काटी जा रही थी। आद्रिका ने सिर पीट लिया ये सुनकर। आद्रिका ने कहा, तुम सिया को कैसे संभालते हो जबकि खुद एक बच्चे हो? लव यू टू, अब बाय। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया और जैसे ही कमरे में जाने लगी फ़ोन फिर से बज उठा। उसने खींच कर उठाया और कहा, अब क्या है? अर्नब ने मासूमियत से भरी आवाज़ में कहा, ये तो बताती जाओ, नेक्स्ट फ़ोन कॉल कब करोगी? आद्रिका ने खींच कर कहा, जब फ्री हो जाऊंगी। अब अगर फ़ोन किया ना तो बात नहीं करूंगी। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। वो शांत हुई और फिर कमरे में गई। कमरे में देवराज बेड की खाली जगह पर एक टेबल लगवा रहा था नौकरों से। यह देख वो बोली, यह सब? देवराज उसकी तरफ घूमे और बोले, आपकी परीक्षाएं चल रही थी ना शिमला में, और आप यहाँ आ गईं, तो अब आप यहीं से अपनी परीक्षाएं देंगी, यहाँ की ब्रांच से। आपके कॉलेज वालों से हमने बात कर ली है। आपकी अगली परीक्षा परसों है, तो अब आप उस परीक्षा की तैयारी करिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ आने से आपका एक साल बर्बाद हो जाए। यह सुन आद्रिका बोली, लेकिन माँ। देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, आपकी माँ से हमने बात कर ली है। आप बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आद्रिका बोली, लेकिन मेरी बुक शिमला में है। देवराज ने कहा, किताबों की फिक्र ना करें, वो हमने मंगवा ली हैं। आद्रिका ने सिर हिला दिया। देवराज जाने लगा लेकिन फिर रुककर बोला, आप हमारी एक बात मानेंगी? आद्रिका ने कहा, क्या? देवराज ने कहा, हमें सूजी का हलवा बहुत पसंद है और हम आपके हाथ का खाना चाहते हैं, बना देंगी? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती है। मुझे भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के हाथ का। देवराज ने धीमी आवाज़ में कहा, हमें भी। आद्रिका सुन नहीं पाई, लेकिन उसे इतना पता लग गया कि देवराज ने कुछ कहा है, तो उसने पूछा, कुछ कहा आपने? देवराज ने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, वो यही कह रहे थे कि आप बना देंगी। आद्रिका ने कहा, जी बिल्कुल। देवराज मुस्कुराते हुए चला गया। आद्रिका कुछ देर बाद किचन में चली गई जहाँ से जूलिया जा चुकी थी। उसका बनाया हलवा किचन में एक तरफ रखा हुआ था, लेकिन वो आद्रिका ने नहीं देखा। वहाँ नौकर काम कर रहे थे। उसे देख धीरज ने कहा, बड़ी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? आद्रिका इधर उधर देखने लगी और फिर धीरज से कहा, आपने हमें बुलाया? धीरज ने हाँ में सिर हिलाया।
तो आद्रिका ने सिर झटक कर कहा, हाँ, वो सूजी का हलवा बनाना है तो सारा सामान काउंटर पर चाहिए। यह सुनकर धीरज ने कुछ कहना चाहा, तभी उसे देवराज की बात याद आ गई। तो उसे आद्रिका का कहना मानना है बिना कुछ कहे। तो उसने सभी नौकरों को इशारा किया। कुछ देर में सामान काउंटर पर था। वो हलवा बनाने लगी। जब धीरज ने उसके हलवा बनाने का तरीका देखा तो मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन बोला, जैसे सालों पहले रानी साहब बनाया करती थी, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। राजकुमारी साहब का भी। थोड़ी देर बाद वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे धीरज ने बताया था कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। जूलिया भी अपना हलवा लेकर वहीं चली गई। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और नज़रें फेर लीं। कुछ देर में वहाँ देवराज और काव्या आ गए। देवराज ने जब आद्रिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में जयश्री भी आ गई। जयश्री को देख वो सीधा देवराज की कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसने दूसरी तरफ बैठने को जूलिया को इशारा किया तो वो आकर बैठ गई। जयश्री बिना कुछ कहे देवराज के सामने वाली हेड कुर्सी की बगल में बैठ गई। अब हालात ये थे कि देवराज हेड कुर्सी पर बैठा था। उसकी दाईं तरफ काव्या थी और बाईं तरफ जूलिया, और दूसरी हेड कुर्सी की दाईं तरफ जयश्री बैठी थी। आद्रिका भी खड़ी ही थी। तो देवराज ने कहा, आद्रिका, दीजिए अपना सूजी का हलवा। आद्रिका जैसे उसकी तरफ बढ़ी, देवराज की बगल में बैठी जूलिया ने उसकी प्लेट में अपना हलवा परोसते हुए कहा, अरे डैड, आप मेरा बनाया हुआ हलवा खाइए, आप सब भूल जाएंगे। यह देख काव्या के होठों पर विजयी मुस्कान थी और आद्रिका के कदम रुक गए। जयश्री ने एक नज़र देवराज पर डाली और अपना खाना परोसने लगी। देवराज ने एक नज़र जूलिया के बनाए हुए हलवे पर डाली, जो कि दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। उसने चम्मच लिया और जैसे ही हलवा उसके मुंह में गया वो खांसने लगा। ये देख जैसी जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और देवराज की तरफ दौड़ी। आद्रिका भी दौड़ी। जैसी उसकी पीठ सहलाने लगी और आद्रिका ने उसे पानी पिलाया। वहीं दोनों माँ बेटी काव्या और जूलिया बस देख रही थी कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद देवराज की स्थिति सही हुई तो उसने जूलिया से कहा, आपने क्या चखा था? उसने नाम में सिर हिला दिया। जयश्री ने उसका हलवा चखा तो झट से पानी पिया और कहा, कभी खाया भी है? फिर से जूलिया ने नामे सिर हिला दिया। जयश्री ने कहा, तो आपको बता दिया जाए कि सूजी का हलवा मीठा होता है, ना कि नमकीन, और ये नमकीन है। यह सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और काव्या ने अपना सिर पीट लिया। असल में जब जूलिया हलवा बना रही थी तो वहाँ नमक के डिब्बे के साथ चीनी का भी डिब्बा पड़ा था। उसका ध्यान यूट्यूब पर चला रही वीडियो पर था, तो उसने बिना देखे नमक का डिब्बा लेकर नमक डाल दिया और चखा भी नहीं। देवराज ने आद्रिका से कहा, आद्रिका, आप अपना हलवा खिलाएं। आद्रिका ने जूलिया के हलवे वाली प्लेट साइड की और दूसरी प्लेट में हलवा डाल दिया। जैसे ही देवराज खाने लगा, जयश्री ने उसका चम्मच पकड़ लिया और कहा, एक मिनट, देखने दीजिए कहीं इसने भी वही गलती ना कर दी हो या फिर मीठा ज़्यादा ना हो, फालतू में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। देवराज बस मुस्कुरा दिया। जयश्री ने खाया और कहा, खाइए। देवराज ने जयश्री का झूठा चम्मच ही लिया और उसे खाने लगा। जैसे ही हलवा मुंह में गया वो बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। यह देख आद्रिका ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? देवराज ने कहा, बिल्कुल वैसा बना है जैसा सालों पहले खाया करता था। थैंक यू बेटा बनाने के लिए। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। फिर देवराज ने जूलिया से कहा, आपने भी कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से चख जरूर लीजिएगा और देख कर डालिएगा। जूलिया ने बस सिर हिला दिया। नाश्ता करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आद्रिका के पास उसकी किताबें आ जाती हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं अब पैलेस में आद्रिका और जूलिया के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। देवराज स्टडी में बैठा अपनी और जयश्री की शादी की तस्वीरें देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में नमी। तभी वहाँ से जयश्री गुजरती है। जब वो स्टडी में देवराज को देखती है तो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। देवराज की पीठ उसकी तरफ थी तो वो देख नहीं पाया। जयश्री खामोश कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। जब उसने पीछे से ही देवराज के हाथों में शादी की तस्वीरें देखीं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब देवराज को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, उसने अपने चेहरा घुमाया। सामने जयश्री को देख
वो झट से खड़ा हुआ। जयश्री उसके ऐसे पलटने से सकपका गई। वो जैसे ही जाने लगी, देवराज ने उनकी बाँह खींचकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस दीं। पहले तो जयश्री उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगीं, लेकिन फिर वो भी पिघल गईं। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। ये महसूस करते ही देवराज ने बाहें और ज़्यादा कस दीं। अब जयश्री के आंसू निकल चुके थे उसकी आंखों से। ये आंसू सालों की दूरी, सालों की नाराज़गी थे। उसने जो सब सहा इतने सालों में, वो सब दर्द, गुस्सा और नाराज़गी आज आंसुओं के ज़रिए निकल रहा था। देवराज ने भी उसे शांत नहीं किया। उसने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। इतने सालों में जयश्री कभी भी नहीं रोई, लेकिन आज देवराज की बाहों ने उसे कमज़ोर कर दिया। बीते कल की यादें उभर आई थी आज। जयश्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था और देवराज की बाहें जयश्री पर कसती जा रही थीं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर खड़ी आद्रिका ये सब देखकर असमंजस में थी। अपनी माँ को किसी और की बाहों में देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों से आवाज़ टकराई, बाजारू औरत, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें तो यही सब बताया होगा ना कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन यह नहीं बताया कि कैसे। अरे जब आप ही नहीं है तो कैसी राजकुमारी? बस मेरे पति पर जादू चलाकर खुद को यहाँ की रानी बनने की सोच रही है। और यहाँ की रानी मैं हूँ, और यहाँ की होने वाली रानी मेरी बेटी आंचल। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या खड़ी थी। काव्या वहाँ से चली गई। आद्रिका के दिमाग में काव्या की बातें घूम रही थी। उसने एक नज़र देवराज और जयश्री को एक दूसरे की बाहों में देखा और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं दूर खड़ी आद्रिका पर अपनी बातों का असर होते देख काव्या मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। दोनों को ही अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। इतना बोल उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही आद्रिका की आंखों के आगे देवराज और जयश्री का सीन आ रहा था और कानों में काव्या की बातें गूंज रही थीं। उसने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो बाथरूम में भाग गई। उसने 5-6 बार अपना चेहरा पानी से धोया और बाहर आई तो एक नौकरानी आकर बोली, राजकुमारी साहब, आप ठीक हैं? आद्रिका अपने सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे एक कप कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। आद्रिका अपने बेड पर बैठ गई। वहीं काफ़ी देर रो लेने के बाद जयश्री देवराज से अलग हुई। देवराज ने लेकिन उसका सिर सिर्फ अपने सीने से हटाया, उस पर से अपनी बाहें नहीं हटाईं। देवराज ने उसके गाल पर आंसुओं को पोंछा और कहा, आपने जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं बस। जयश्री बिना कुछ बोले उसकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी तो देवराज ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जानती हैं ना कि हमारी बाहों से निकलना कितना मुश्किल है, तो क्यों कोशिश कर रही हैं? ना तो पहले आपको हम अपनी बाहों से निकलने देते थे और ना ही अब निकलने देंगे। जयश्री ने एक नज़र देवराज की आंखों में देखा और फिर नज़रें झुकाकर कहा, 12 बजने वाले हैं, मुझे आदि को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। देवराज ने कहा, ज़रूर दीजिए, लेकिन आज आपसे पहले उनके पिता उन्हें मुबारकबाद देंगे। जयश्री ने बस सिर हिला दिया। तभी घड़ी में 12 बजे और घंटा बज गया। दोनों आद्रिका के कमरे की तरफ गए। आद्रिका अभी अभी गहरी नींद के आगोश में गई थी। देवराज ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा तो आद्रिका की नींद खुल गई। सामने देवराज के साथ जयश्री को देख उसके सामने वापस स्टडी वाला सीन घूम गया। देवराज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। देवराज आगे कहते हैं कि महादेव करें हमारी उम्र भी आपको लग जाए और अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहें। आद्रिका बस फीकी तरह से मुस्कुरा दी। जयश्री ने फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर कहा, हैप्पी बर्थडे हमारी बच्ची, सदा खुश रहिए और तरक्की करती रहिए, हमारी महादेव से यही दुआ है। यह कहकर उसने फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर आद्रिका ने कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जयश्री ने सिर हिला दिया और दोनों वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया के कमरे में काव्या आई थी उसे विश करने और साथ में केक लाई थी। जूलिया जाग ही रही थी। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। जूलिया ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, राजा साहब कहाँ हैं? काव्या ने केक बेड पर रखते हुए कहा, वो आज उस जयश्री की बेटी का भी जन्मदिन है
तो उसके साथ उसे विश कर रहे हैं। उन्हें तू छोड़, तू ये केक काट। जयश्री की बेटी ने तो केक भी नहीं काटा। जूलिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसे उसके बाप ने मुबारकबाद तो दी है ना। यह सुनकर काव्या शांत हो गई। जूलिया ने केक दूसरी तरफ सरका कर कहा, मुझे ये केक नहीं काटना। इतना बोल उसने कंबल से खुद को ढक लिया और लेट गई। काव्या बिना कुछ कहे केक वापस ले गई। अगले दिन पूरे पैलेस में सजावट हो रही थी। जूलिया को भी देवराज ने विश कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ जयश्री जैसे ही आद्रिका से बात करना चाहती, आद्रिका उन्हें बोलने ही नहीं देती, जिससे साफ दिख रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। यह देख काव्या बहुत खुश हुई थी, लेकिन देवराज ये देख परेशान हो उठे। जयश्री अपने कमरे में बैठी आद्रिका के व्यवहार के बारे में सोच रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, मैं आदि को यहाँ की रानी बनने नहीं दे सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। शाम 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। फ़ोन पर अनु का नाम फ्लैश हो रहा था। यह देख आद्रिका ने अपना ईयररिंग टेबल पर रखा और फ़ोन उठाकर कॉल उठा लिया। अर्नब, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आद्रिका नकली नाराज़गी से, अब याद आया आपको? अर्नब सोती सिया को देखते हुए, सॉरी, वो असल में सिया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूरा दिन उसी की देखभाल कर रहा था। अब जाकर उसका बुखार उतरा है तो तुम्हें कॉल लगाया। आद्रिका, क्या सिया ठीक तो है ना? आप जो बाहर का खाना खाते हैं उसी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। घर का खाना तो आपको पचता नहीं है। खामखा मेरी सिया को बीमार कर दिया। अर्नब अपने शब्दों पर जोर डालते हुए, मेरी सिया? मिस आद्रिका शर्मा, आपका सिर्फ अर्नब शेखावत है और कोई भी आपका नहीं है, सिया भी नहीं। आद्रिका ने यह सुनकर सिर पीट लिया और मन ही मन कहा, महादेव, इतना पजेसिव इंसान ही मिला था कि आपको मेरे लिए। आद्रिका ने फिर अर्नब से कहा, अनु, सिया भी मेरी है और आप भी। अर्नब गुस्से से बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा, समझी तुम? आद्रिका झल्लाकर बोली, ठीक है। अर्नब शांत होकर बोला, सॉरी, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना? आद्रिका ने सिर्फ हाँ कहा। अर्नब ने फिर बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है क्या? आद्रिका ने मुंह बनाते हुए कहा, है, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, और यहाँ मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। काफ़ी अजीब है। अर्नब ने कहा, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो जूलिया ने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? आद्रिका ने कहा, नहीं, पर सुबह से ऐसे घूर घूर कर देख रही है जैसे मैंने पता नहीं उसका क्या छीन लिया हो। अर्नब ने कहा, तुम उसे इग्नोर करो। फिर थोड़ी देर बात करके आद्रिका फ़ोन काट देती है। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाती है। आज वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देवराज ने उसे ग्रे कलर का हाफ शोल्डर गाउन दिया था, जिसमें वो बेनता खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने बालों का बहुत खूबसूरत सा बन बनाया हुआ था। गले में उसने एक चैन पहनी हुई थी, जो उसे जयश्री ने गिफ्ट की थी। चैन में एक महादेव का त्रिशूल लटक रहा था। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपनी एक फ़ोटो अर्नब को भेज दी। तभी कमरे में जयश्री आ गईं। जयश्री को देख उसने चेहरे को भावहीन कर लिया। जयश्री ने अपनी आंख से उंगली पर काजल लेकर आद्रिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी को नज़र न लगे मेरी आदि को। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस भावहीन चेहरा रखा। यह देख जयश्री ने कहा, क्या हुआ आदि? हम सुबह से देख रहे हैं आप हमें नज़रअंदाज कर रही हैं। आप नाराज़ हैं हमसे किसी बात पर? आद्रिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, हमें किसी चीज़ की कमी है? आद्रिका की आंखों में आंसू जयश्री के दिल पर चुभ रहे थे। उसने प्यार से कहा, ना मेरे बच्चा, लेकिन हुआ क्या है? यह सवाल किस लिए? आद्रिका ने कहा, अगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहती हो आदि? साफ साफ कहो। आद्रिका ने कहा, साफ साफ तो मैंने कल रात उस आदमी की बाहों में, जिनसे आपने हमें दूर रहने को कहा है। क्यों कर रही हैं यह सब? मुझे नहीं बनना कहीं की रानी राजकुमारी। मैं शिमला की भई आम लड़की ठीक हूँ। नहीं चाहिए कोई शानो शौकत। उसकी बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने कहा, आदि, तुम जो कुछ भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में तुम ही हो
यहाँ की राजकुमारी और आद्रिका ने उसे टोकते हुए कहा, माँ नहीं बनना मुझे कोई राजकुमारी या रानी। तभी कमरे में एक नौकरानी आई और उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी साहब, रानी साहब, आप दोनों को राजा साहब नीचे बुला रहे हैं। जयश्री सिर हिला देती है। आद्रिका बिना कुछ कहे अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल जाती है। जयश्री ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आदि के मन से ये गलत फहमी निकालनी होगी, वरना कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो भी बाहर निकल गईं। नीचे सभी मेहमान आ चुके थे। देवराज सभी से मिल रहा था। काव्या एक जगह जूलिया के साथ खड़ी थी। जूलिया ने भी ग्रे कलर की ही एक लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। उसे भी ड्रेस देवराज ने ही दी थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। आद्रिका को आता देख देवराज उसकी तरफ बढ़ गया। देवराज ने उसके आगे अपना हाथ किया तो आद्रिका ने नज़र घुमाकर जयश्री को देखा, जो उसे अपना हाथ देवराज के हाथ में देने का इशारा कर रही थी। आद्रिका ने अपना हाथ देवराज के हाथों में दे दिया। देवराज फिर जूलिया के पास आया और उसने दूसरा हाथ उसके आगे किया तो जूलिया ने भी हाथ देवराज के हाथों में दे दिया। फिर देवराज ने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गया। अब एक तरफ आद्रिका थी और दूसरी तरफ जूलिया। देवराज ने माइक लिया, खम्मा घड़ी, आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के दिन मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अगर एक मेरे करीब थी तो दूसरी दूर होकर भी करीब थी। आज उदयपुर की राजकुमारियाँ, राजकुमारी आद्रिका देवराज सिंह राठौर और राजकुमारी आंचल सिंह राठौर का जन्मदिन है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आद्रिका कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि आद्रिका मेरी पहली पत्नी जयश्री की बेटी है। वो किसी निजी कारण की वजह से हमसे दूर थी। आंचल को तो आप सभी जानते ही हैं। वेल, आप सभी के दिमाग में एक और सवाल होगा, और वो ये होगा कि आज तक मैंने अपने परिवार में से किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया, तो आज क्यों? आज कुछ खास है। असल में आज मेरी दोनों राजकुमारी जैसी बेटियां 22 साल की हो चुकी हैं और आज ही उदयपुर की रानी का नाम घोषित होगा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन राजा साहब, रानी कौन होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही बरस की हैं। तभी दूसरा आदमी भी बोला, और बिना राजा के रानी नहीं बन सकती। बाकी सभी कुछ ना कुछ बोलने लगे तो देवराज ने सबको शांत करते हुए कहा, आप सभी शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि क्या उसूल हैं रानी और राजा बनने के, और उन्हीं उसूलों पर मेरी बेटियों में से एक मेरी बेटी रानी बनेगी। कुछ पलों का विराम लेकर देवराज ने कहा, मैं उदयपुर की रानी की जिम्मेदारी और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी देता हूँ आद्रिका सिंह राठौर को। आज से और अभी से वो यहाँ की रानी है। यह सुनकर बाकी सब तालियां बजाने लगे। लेकिन वहीं आद्रिका हैरत भरे भावों के साथ खड़ी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। फिर देवराज ने कहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिना राजा के रानी अधूरी है, तो परसों आद्रिका की मंगनी है। आप सभी उसमें शामिल ज़रूर होइएगा। यह सुनकर आद्रिका को एक और बहुत ही ज़ोर का झटका लगा। वहीं काव्या जल भुन चुकी थी। उसने एक गुस्से भरी नज़र जयश्री पर डाली और वहाँ से चली गई। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है।